हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी शर्मा और मैं इस वीडियो सीरीज में बायोलॉजी के उन चैप्टर्स को, उन कंसेप्ट को कवर करूंगी जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ में आपको हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज भी देंगे जिससे कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो थ्योरी में उन्हें आप अप्लाई भी कर सको, आपको पता चल सके कि आपने कितनी चीजें मेमोराइज कर पा रहे हो। देखो, अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें तो एमसीक्यूज हो जाएंगे अगर आपको थ्योरी आती है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आपने 100 एमसीक्यूज कर लिए, कहीं आपको सीरीज मिल गई या फिर आपने 150 एमसीक्यूज कर लिए, तो श्योरिटी नहीं होती है कि वो क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। बट अगर आपको उसकी थ्योरी आती है, अगर आपको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है, तो एमसीक्यूज कैसे भी आ जाएं आप उन्हें आराम से कर सकते हो। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, मतलब लाइफ की जो आप स्टडी करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, भाई सिंपल सी बात है कि आपकी बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होगी, मतलब जीवन के बारे में आप पढ़ रहे हो कि कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है। अगर आप खाना खा रहे हो तो उस खाने से आपको ऐसे एनर्जी कैसे मिल रही है कि आप अपने सारे काम कर सकते हो। उसके साथ में आपको कोई डिसीज हो जाती है तो ऐसा क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं कि आपकी बॉडी में डिसीज हो जाती है। कुछ डिसीज अपने आप ठीक हो जाती हैं तो वो कैसे हो जाती है, कुछ के लिए आपको डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ता है तो ऐसा क्यों होता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके आंसर्स हमें चाहिए होते हैं और वो हमें किस सब्जेक्ट में मिलेंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट में मिलेंगे। तो इसलिए हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। इसके अलावा बायोलॉजी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक बोटनी होती है और एक जूलॉजी होती है। बोटनी में आप पढ़ोगे प्लांट्स के बारे में, साथ में आप पढ़ोगे एल्गी के बारे में। इसी तरीके से जूलॉजी में आप पढ़ोगे एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में। फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था सब्जेक्ट के बारे में जो आप पढ़ने जा रहे हो। अब हम आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है आपका सेल। तो सेल, आप सेल से क्या समझते हो, सेल क्या होती है। सेल एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें तो सेल से आपके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। जब सेल्स एग्रीगेट होती हैं तो वो टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज से फिर आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर आपके सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और इससे फिर आपका एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर हम देखें तो इस पूरे कास्केड में, पूरे के पूरे इसमें सबसे छोटा, सबसे पहले कौन सी चीज आई है, सेल, जिसने इन सारी चीजों को बनाया है। तो इसलिए हम सेल को बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसी से ये सारी चीजें बन रही हैं। जिस तरीके से अगर मुझे एक दीवार बनानी है तो उस दीवार में हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, वो ईंट होगी जो उनमें चिनवाई गई है, जिनसे वो पूरी की पूरी जो दीवार है वो बनी है। इसी तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे वो बनी है बॉडी, वो होती है आपकी सेल। तो अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि जो सेल है, ठीक है सेल होती है, लेकिन सेल कितने टाइप की हो सकती है। सेल्स दो तरह की होती हैं, कुछ होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं, और कुछ आपके होते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक सेल प्रेजेंट होती है, मतलब ये सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल बस इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या हो गया, जिनमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें एक सिंगल सेल नहीं होती, इसमें बहुत सारी सेल्स होती है, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज क्या होती है, क्योंकि इसमें एक ही सेल है तो इसका जितने भी फंक्शंस होंगे इसकी बॉडी के, वो सब ये एक ही सेल परफॉर्म करेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे काम बट जाता है।
जैसे सपोज मुझे एक घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए मुझे उसका जो आउटर स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना है, उसका जो पूरा मेरे को बाहर से चिनवाना है, उसके लिए मैं अलग मजदूरों को लेकर आऊंगी। उसके अंदर जितनी मुझे इलेक्ट्रिकल फिटिंग करानी है उसके लिए मैं इलेक्ट्रीशियंस को बुलाऊंगी। मुझे अगर कुछ वुडन का काम कराना है तो मैं कारपेंटर को बुलाऊंगी, इसी तरीके से प्लम्बर को बुलाऊंगी। तो सब में काम बटे हुए हैं और तब जाकर मेरा एक पूरा का पूरा घर जो है वो फंक्शनली आपका स्टेबल हो पाएगा। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, तो यहाँ पर भी काम बटा होता है। हर सेल अपना इंडिविजुअल काम परफॉर्म करती है जिससे कि पूरा एक ऑर्गेनिज्म की फंक्शनैलिटी को मेंटेन रख सके। ठीक है, तो ये होती है आपकी इसमें कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने के लिए मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही है कि आपका जो काम है वो सबको अपना अपना बटा हुआ है कि सब अपना अपना अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल कि आपका सेल के बारे में हमने देखा कितने टाइप की सेल होती हैं, सेल होती क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है सेल। अब एक और चीज यहाँ पे आती है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इस टॉपिक से। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस आपको सेल के पार्ट से रिलेटेड भी आ सकते हैं, ऑर्गेनेली से रिलेटेड भी आ सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनेली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पूछ लिया, उसके अलावा लाइसोसोम से रिलेटेड पूछ लिया। ये सारी चीजें क्या होती हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ में डिस्कवरी पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस सेल को किसने डिस्कवर किया, क्या नाम है उन साइंटिस्ट का। या फिर आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि साइंटिस्ट के नाम दे दिए और आपको पूछ लिया कि इन साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी आगे इसमें वीडियो सीरीज में पूरी कंप्लीट कवर करेंगे और साथ में हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे जिससे कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक। इंट्रोडक्शन में क्या है, सेल क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। तो सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी इकाई, क्योंकि इसी से तो मिलकर बन रही है आपका एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है क्योंकि आपके सारे ऑर्गन टिश्यूज बने तो इसी के एग्रीगेशन से हैं, तो इसलिए उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डिस्कवरी किसने की सेल की। ये तो ठीक है कि हमने पढ़ लिया कि सेल होती क्या है, लेकिन ये भी तो क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी की किसने है सेल की। सेल की डिस्कवरी में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे डेड सेल की डिस्कवरी पूछ रहा है, वो डेड सेल की डिस्कवरी पूछ रहा है या फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी पूछ रहा है, क्योंकि दोनों ही डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की है। अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें जो कि डेड सेल है, तो उसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर हम फर्स्ट लिविंग सेल की बात करें तो उसकी जो डिस्कवरी थी वो लीवेनहॉक ने की थी, और उन्होंने जिसकी डिस्कवरी की थी वो एक एल्गी थी जिसका नाम था स्पायरोजाइरा। तो ये दोनों अलग अलग सेल्स इन्होंने डिस्कवर की थी। सबसे पहले जो डेड सेल डिस्कवर हुई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी, और सबसे पहले जो लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी वो लीवेनहॉक ने की थी। इसी के साथ में स्टडी ऑफ सेल जो होता है उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं, मतलब जो हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। और इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी ए.के. शर्मा को कहा जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है दोबारा, तो आपको याद रखना है कि जो इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो ए.के. शर्मा है। अब ये हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात कर ली कि डिस्कवरी किसने की, ये होती क्या है, लिविंग सेल की किसने की, डेड सेल की किसने की, कौन कहलाते हैं इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि सारे ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसकी है और सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी है। ये और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक आपको ह्यूमंस में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, या बिगेस्ट सेल कौन सी है, या फिर लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखना। तो स्मॉलेस्ट सेल अगर सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए तो सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा की होती है, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया होता है।
अब बिगेस्ट सेल सब सारे ऑर्गेनिज्म में जो सबसे बिगेस्ट सेल समझी जाती है या होती है वो होती है ऑस्ट्रिच की एग सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसकी सेल सबसे बिगेस्ट सेल होती है। अब अगर आपसे ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी के केस में बिगेस्ट सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है या फिर लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो यहाँ पे मेंशन है कि बिगेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फीमेल एग सेल या ओवम सेल। फीमेल की जो एग सेल होती है वो सबसे बिगेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की स्पर्म सेल होती है और सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबी ह्यूमन सेल होती है नर्व सेल। तो ये 5 चीजें जो यहाँ पे हमने पढ़ी हैं इन्हें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सेल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये इसके बारे में किसी ने तो बताया होगा, कुछ तो थ्योरी होगी जिससे हम ये कंसीडर कर सकें कि ये सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक थ्योरी दी गई थी जिसे बोला जाता है सेल थ्योरी, जो सेल के बारे में थी। ये थ्योरी देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, स्लाइडन और श्वान। ये स्लाइडन और श्वान 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी सेल थ्योरी दी थी। अब इन्होंने इस थ्योरी में ये कहा था, इन्होंने 3 बातें कही थी। पहली बात ये कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, अब चाहे वो सिंगल सेल से मिलकर बने हो, चाहे वो आपके मल्टी सेल से मिलकर बने हो, लेकिन सेल से मिलकर बने होंगे, ये मैंडेटरी है। तो पहली चीज इन्होंने ये कहा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, जो सेल ऑलरेडी हैं वही आधार होती हैं, वही बेस होती हैं नई सेल्स बनाने के लिए। तो तीसरी बात इन्होंने यही कहा कि जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। अब क्योंकि हम लोग साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो साइंस में लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स भी आपके बहुत होते हैं, चलते हैं हर थ्योरी के साथ में कुछ ना कुछ। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है जो चीजें इस थ्योरी में अप्लाई नहीं हो पा रही थी लेकिन इस थ्योरी में उनको रखा गया था। तो वो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे वो अब हम देखते हैं। पहला ड्रॉबैक इसका था वायरसेस। वायरसेस जो थे वो ए सेल्यूलर एंटिटीज होती हैं, इनके पास अपनी रेप्लिकेशन मशीनरी नहीं होती है, तो इन्हें भी इन्होंने इसी थ्योरी में रखा था, जबकि ये इस थ्योरी के पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर वायरसेस के बारे में हम बात करें तो वायरसेस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है कि वायरसेस जब तक लिविंग बॉडी के बाहर रहते हैं, वायरसेस जब तक लिविंग बॉडी के बाहर रहते हैं, मतलब उन्हें कोई भी लिविंग बॉडी नहीं मिलती है अपने इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तब तक ये नॉन लिविंग की तरह रहते हैं। ठीक है, किसकी तरह रहते हैं? नॉन लिविंग एंटिटीज की तरह काम करते हैं। जैसे ही इन्हें कोई लिविंग बॉडी मिल गई, जैसे ही इन्हें कोई भी लिविंग बॉडी मिल गई, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लगते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करने लगते हैं। और इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसकी बॉडी में ये गए हैं उसी की मशीनरी यूज करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए और डिसीज कॉज करने के लिए। तो ये वायरस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आउटसाइड द लिविंग बॉडी ये नॉन लिविंग की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई लिविंग बॉडी मिलती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह एक्ट करने लगते हैं और इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को यूज करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ये एसेल्युलर एंटिटीज हैं जो कि सेल थ्योरी में अप्लाई नहीं हो रही थी, और साथ में आरबीसीज और सीड ट्यूब्स भी जो होती हैं इनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं, तो ये भी सेल थ्योरी में अप्लाई नहीं हो रही थी दोनों बातें, इसीलिए इनको सेल थ्योरी का ड्रॉबैक कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये थी सेल थ्योरी जो स्लाइडन और श्वान ने दी थी, और इसमें इन्होंने ये 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई थी जो कि सेल के बारे में थी। अब सेल्स जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। हम एक एक करके इन दोनों सेल्स को कवर करेंगे। पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि आपको इन टॉपिक्स को, इन कंसेप्ट को मेमोराइज करना इजी हो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हम दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ में। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, मतलब प्रिमिटिव कहा जाता है। ठीक है, इन्हें इसलिए प्रिमिटिव कहा जाता है क्योंकि इनके पास में अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस
नहीं होता। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, साथ में इनके पास में ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। ठीक है, ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, इन सब ऑर्गेनेलीज के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे इन सारे टॉपिक्स को, बट अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आई थिंक मोस्टली बच्चों को पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। सेल के काम करने के लिए एनर्जी उसे कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल्स हैं, जैसे हम हमारे घर में हैं, हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसमें जो कचरा निकलता है हम उसे बाहर डिस्कार्ड करते हैं, कूड़े वाले जो भैया आते हैं उनको दे देते हैं। इसी तरीके से सेल है, सेल में भी कुछ सेल डेड हो जाएंगी, कुछ ऐसे सेल के कंटेंट होंगे जिनको उन्हें डिस्कार्ड करना होगा, तो वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कराने के लिए, डिस्कार्ड होने के लिए, लाइसोसोम्स में। इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग इसलिए ही कहा जाता है इन्हें। सेकेंड पॉइंट आता है कि ये यूनिसेल्युलर होती है। यूनिसेल्युलर हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि इम्पोर्टेंट फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। सेल वॉल का काम क्या होता है और ये क्या होती है, ये अभी हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें 70S राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं इनमें वो 70S होते हैं। S यहाँ पे इसकी यूनिट है सेडबर्ग्स कांस्टेंट। सेडबर्ग्स कांस्टेंट को आप ऐसे समझिए जैसे कि हम मैथ्स में जब हम लोग कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, या फिर हमारी केजी में वैल्यूज होती हैं, ग्राम्स में होती हैं, या फिर हमारी फोर्स वगैरह की यूनिट्स होती हैं, ठीक है, न्यूटन होती है, तो अलग अलग यूनिट्स होती हैं। इसी तरीके से राइबोसोम्स की जो यूनिट है उसे सेडबर्ग्स कांस्टेंट कहा जाता है, जिसे S सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और इसमें एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया और आर्किया। हमेशा जब भी बैक्टीरिया और आर्किया के बारे में बात की जाए तो मतलब आपकी वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये दो एग्जाम्पल हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही आते हैं, ये चीज हमेशा आप याद रखना। बैक्टीरिया तो चलो ठीक है, आप लोगों को पता है बैक्टीरिया क्या होता है। मेन चीज आती है कि आर्किया क्या है, आर्किया होते क्या है, इन्हें क्यों रखा गया है। आर्किया की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक तरह के जो आर्किया होते हैं ये भी एक तरह के बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन इन बैक्टीरिया की स्पेशलिटी क्या है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। बहुत ही ज्यादा जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जहाँ पे नॉर्मल कोई भी बैक्टीरिया नहीं रह सकता, उन कंडीशंस में जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। अब एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाना, ठीक है, इसके अलावा आपका बहुत ही ज्यादा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला एनवायरनमेंट जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऐसी जगह पे रहना, तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया आपको नहीं मिलेंगे। तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको बैक्टीरिया मिलते हैं उन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये डिवाइड किससे करती है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड किससे करती हैं, तो वो चीज हम समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डिवीजन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, दो प्रोसेस से वो डिवाइड कर सकती हैं। पहला आता है बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी या फिर मल्टीपल फिजन, फिजन जरूर होगा, ठीक है, और सेकेंड प्रोसेस हो सकता है बडिंग। अब ये दोनों प्रोसेस होते क्या है, बाइनरी भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। बाइनरी का मतलब होता है जब एक सेल डिवाइड होके सिर्फ दो ही ऑर्गेनिजम्स बनाती है तो उसे बाइनरी कहते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक ही सेल होती है लेकिन जब ये बर्स्ट करती है तो उसमें से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, तो इसलिए उसे मल्टीपल फिजन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो फिजन का मतलब यही होता है कि पेरेंट बॉडी है वो आपकी दो डॉटर सेल्स या बहुत सारी डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, वो होता है फिजन, कि वो टूटकर अपनी डॉटर सेल्स बनाती है या उन्हें प्रोड्यूस करती है।
बडिंग में क्या होता है, सपोज एक मेरे पास ये सेल है, इसमें से छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, जैसे एक पेड़ में कली निकलती है, इसी तरीके से इन ऑर्गेनिज्म पे छोटी सी बड निकलेगी। ये बड अपनी मदर से ही न्यूट्रिशन लेती रहेगी और जब ये फुली ग्रो हो जाएगी, अच्छे से पूरी मैच्योर हो जाएगी, तो ये पेरेंट बॉडी से हट जाएगी और अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं, बडिंग और फ्यूजन, जिसकी हेल्प से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अगर आप इसमें देखो तो इनमें आपकी सेल वॉल होती है प्रेजेंट, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनमें प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिक एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैरों की जरूरत होती है, उसी तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मूवमेंट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो उसके लिए इनके पास ये टेल होती है जिसको फ्लैजेला कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मदद से मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं इनमें फूड के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। राइबोसोम्स होते हैं, पिलाए होती हैं। पिलाए का काम क्या होता है, ये इस बैक्टीरिया को किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो पिलाए का काम होता है बैक्टीरिया को अटैच कराना किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ में। प्लस इनके पास में क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे इन सीरीज में बात करेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में। तो वो वहां पे हम लोग इन चीजों को और भी ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की, कि सेल वॉल एक्चुअली में होती क्या है। सबसे पहले सेल वॉल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। सेल वॉल होती क्या है, सेल वॉल आपकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, सेल की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है, सरफेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और इसके अंदर जो होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल दिया जाता है। तो सबसे बाहर जो प्रेजेंट होती है ये होती है आपकी सरफेस पे, ये होता है सेल वॉल। ये बहुत ही ज्यादा रिजिड टफ होती है, नॉन लिविंग होती है और ये सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की या पैक्टिन की बनी होती है। ये सब कार्बोहाइड्रेट है, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सेल वॉल बनी होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट हो। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि सेल वॉल सारे ऑर्गेनिज्म में हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। किस किस में होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फंजाई में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ये चीज आप याद रखना कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। ये चीज याद रखना कि इन प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, इनमें तो होती है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों, लेकिन एनिमल सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब कि इजीली उससे चीजें अंदर और बाहर आ जा सकती हैं सेल के, ठीक है। परमिएबल का मतलब होता है जिसकी वजह से एक ऐसी चीज या एक ऐसी जगह जहां से आप इजीली बिना किसी भी बाधा के, बिना किसी भी रुकावट के अंदर बाहर आ जा सकते हो। तो इसी तरीके से जो सेल होती है वो भी परमिएबल होती है, उसमें वाटर सब्सटेंसेस अंदर भी जा सकते हैं और सेल के बाहर भी आ सकते हैं, तो इसलिए सेल वॉल को परमिएबल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो सेल वॉल का काम होता है सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना, साथ में लिविंग सेल को प्रोटेक्ट करना। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करेगी लिविंग सेल को, लिविंग सेल में जैसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो उससे प्रोटेक्ट करना, या फिर बहुत ज्यादा रेडिएशंस हैं उससे प्रोटेक्ट करना, हाई रेडिएशन से, ऑस्मोटिक शॉक से प्रोटेक्ट करना।
तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनसे आपकी जो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, सेल वॉल करती है। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में किस चीज की बनी होती है, प्लांट्स में किस चीज की बनती है और फंजाई में किस चीज की बनी होती है। इस टॉपिक में क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, या फिर सेल का नेचर कैसा होता है सेल वॉल का, इसका काम क्या होता है, या फिर आपको पूछे जा सकते हैं कि बताओ बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है, प्लांट्स की किससे बनी है, या फंजाई की किससे बनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन्स का, दोनों का मिला के आपका पैक्टिन बनता है, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। फंजाई में बात करें तो इनमें जो सेल वॉल बनती है वो काइटिन की बनती है, ठीक है। किसकी बनती है, काइटिन की। काइटिन भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये कुछ चीजें हैं जो सेल वॉल के टॉपिक में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीजें आप अच्छे से पढ़ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक में या आने वाले स्लाइड्स में तो आप मुझे कमेंट में अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप उसमें कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। नेक्स्ट हमारी चीज आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमें पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। या तो इसे सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिए या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो अब हम लोगों ने जो पहले स्ट्रक्चर देखा था कि एक सेल है, उसके बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल और उसके अंदर जो दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहली आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ एनिमल सेल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो उसके बाहर इकलौती जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन की होगी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब कि लिपिड्स प्लस प्रोटीन ये दोनों ही मिलकर उसको बनाते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन्स की। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल और अभी हमने पढ़ा परमिएबल, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये हर चीज को अलाउ नहीं करेगा, कुछ चीजों को अलाउ कर देगा कि ठीक है तुम चले जाओ इसमें से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से आप इसको क्रॉस कर सकते हो, और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगा। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनती है कि कुछ चीजें तो आपकी क्रॉस कर सकती हैं और कुछ चीजें आपकी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, वो नहीं जा सकती, तो इस तरह का जो कंडीशन बनती है उसे सेमी परमिएबल कहते हैं। जैसे कि जो आपकी गैसेस होती हैं, CO2 हो गई, ऑक्सीजन हो गई या फिर वाटर मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल साइज होता है, तो ये इजीली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है। इजी सिंपल डिफ्यूजन से ही आपके पास हो जाते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। सपोज ये मेरे पास में एक चैम्बर है जिसके अंदर मैंने एक छोटा सा होल बनाया है और बीच में एक बैरियर लगा दिया है। इधर मेरे पास में बहुत ज्यादा अमाउंट में है सॉल्यूट पार्टिकल्स और इधर सिर्फ मेरे पास कुछ हैं, फ्यू बोल सकते हैं हम लोग कि बहुत ही थोड़े से हमारे पास पार्टिकल्स हैं। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जहाँ हाई कंसेंट्रेशन है, ये जब तक इधर की साइड मूव करते रहेंगे, जब तक दोनों साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए, जब तक ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक ये मूव करते रहेंगे। तो ये जो आपका डिफ्यूजन हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, सिंपल खुद ही हो जाता है, जिससे कि बैलेंस बनाया रखा जा सके। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे डिफ्यूजन कहते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब आपके मॉलिक्यूल्स जाते हैं बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट चीज आती है कि कुछ चीजों को तो ये अलाउ कर देती है, जैसे कि गैसेस हो गई, वाटर हो गई, लेकिन कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। तो उन चीजों के लिए क्या है, फिर वो चीज क्या पास ही नहीं होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों के लिए यहाँ पे ये प्रोटीन
प्रोटीन कैरियर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं प्रोटीन्स, इनका काम क्या होता है, ये कुछ चीजों को अलाउ कर देते हैं, ये एक गेट की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे घर के गेट जो होता है, हम ऐसे तो है नहीं कि किसी के लिए भी खोल देते हैं। कोई भी आके हमसे बोलता है कि हमें आपके घर स्टे करना है, तो क्या आप सबको अंदर बुला लेते हो कि आ जाओ आप रह लो हमारे घर में? कुछ ही लोगों के लिए वो गेट खुलता है। इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स के पास कराने के लिए ये जो प्रोटीन चैम्बर्स हैं, ये जो कैरियर्स हैं, ये खुल जाते हैं, उनको पास करा देते हैं, और कुछ को ये भी नहीं कराते। तो ये जो प्रोटीन चैम्बर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं बेसिकली, तो ये स्पेसिफिक होते हैं पास कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, ये पास कराते हैं। अब प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दो तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक, ये जो पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, इंटरनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो खाली उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो इनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्योंकि ये बाहर प्रेजेंट है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को रिमूव कराना इजी होता है, इन्हें यहाँ से हटाना इजी होता है, क्योंकि ये बाहर की साइड प्रेजेंट है। लेकिन इंटरनल जो आपके इंट्रिंसिक होते हैं, उनको रिमूव करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता। तो ये दो तरह के प्रोटीन्स इसमें मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये होती है आपकी लिपोप्रोटीन, लिपिड, और मतलब ये पूरी लिपोप्रोटीन नहीं है, ये लिपिड लेयर है, लेकिन लिपिड और प्लस प्रोटीन, ये और ये दोनों मिलाकर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बनके मिलकर बनी है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसका यही होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आयंस हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कराना सेल के अंदर और बाहर भेजना। साथ में ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी फैसिलिटेट कराते हैं, उनके भी मूवमेंट को, ठीक है। तो ये कुछ काम होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी है, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से है, ठीक है। ये इसकी दो टेल्स हैं और ये इसका एक सर्कुलर हेड है। तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसे बोलते हैं इसका हेड पोर्शन, और ये जो है इसकी, इन्हें बोलते हैं इसका टेल पोर्शन। टेल इसमें अगर आप देखो ध्यान से स्ट्रक्चर में, तो अंदर की साइड आ रही है, एक्सटर्नल जो इनमें मीडियम है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वो जो कि वाटर से डरती हैं, तो ये वाटर को हेट करती हैं, उसके साथ कांटेक्ट में आना इन्हें पसंद नहीं है। तो इसलिए जो टेल्स होती हैं, इनका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, लेकिन जो हेड है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से उनके साथ कांटेक्ट में आ सकता है, ठीक है। तो जो आपका हेड है वो क्योंकि इजीली वाटर के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर लविंग है, इसलिए उसे हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। फोबिक का मतलब होता है जो डर लगता है जिससे, और फिलिक का मतलब होता है कि आपको नहीं लगता, आप उसको प्यार करते हो या फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, आप आराम से रह सकते हो उसके प्रेजेंस में भी। तो ये नेचर होता है इसके हेड का और इसकी टेल का। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दो लिपिड की लेयर है, एक ये है और एक ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बायलिपिड लेयर भी कहते हैं, ठीक है, बायलिपिड लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लिपिड की लेयर है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल दिए थे। इस स्ट्रक्चर को पता करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था वो दो साइंटिस्ट का था, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया था, जिसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने, ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था। उसमें इन्होंने इन सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो एक ये भी चीज आपको याद रखनी है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किन साइंटिस्टों ने दिया था, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं, यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है। अगर
फिर भी हो तो आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म की सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्कवरी किसने की। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था 1835 में। साइटोप्लाज्म होता क्या है, ये हमारी एक सेल है, ठीक है। इस सेल में आपकी एक सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की एक कवरिंग होगी जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही होगी। तो इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड फील्ड होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लूइड फील्ड होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म की अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, वाटर से और सॉल्ट से, ठीक है। एक ये चीज आपको याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन क्या होता है। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, अगर आप देखो तो हम लोग अगर एक सेल से दूसरी सेल में कुछ भी चीज जानी है तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। लेकिन अगर आपकी सेल के अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना है, अंदर ही अंदर कुछ चीजें जानी है, तो वो उसमें कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसीलिए जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो इसमें डीएनए होता है, वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो एक चीज आपको ये यहाँ पे याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोट्स में जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको याद रखनी है। साइटोप्लाज्म जो यूकेरियोट्स का होता है उसमें सारे सेल के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, कुछ स्टोरेज के लिए जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस को कवर किसने किया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो इसलिए न्यूक्लियस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता साइटोप्लाज्म के साथ में यूकेरियोट्स के केस में, ठीक है। ये वाली चीज मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि आपकी यूकेरियोटिक सेल में जितने भी सेल के कंटेंट होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनेलीज हो, चाहे वो आपके अमीनो एसिड्स हो, ग्लूकोज हो। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि उसको कवर किया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। इसके अलावा एनॉर्बिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनॉर्बिक क्या होता है, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एरोबिक या एरोबिक और एक होता है एनॉर्बिक, ठीक है। एरोबिक का मतलब होती है ऐसे प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। और एनॉर्बिक मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है अपने फंक्शनैलिटी के लिए, अपने काम करने के लिए। तो जो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं उन्हें एरोबिक प्रोसेस कहा जाता है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं उन्हें एनॉर्बिक प्रोसेस कहा जाता है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन जो होता है साइटोप्लाज्म में ही होता है और इसमें आपको दो एटीपीज मिलती हैं। एटीपीज क्या होती हैं, हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है, तो वो जो एनर्जी आपको मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है। तो एनर्जी करेंसी है ये, ठीक है। जैसे कि हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, इसी तरीके से एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी जो होती है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है और इस रेस्पिरेशन में दो एटीपी मिलती है, दो एनर्जी आपको यूनिट्स मिलती है। अब ये एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के बारे में हम आने वाली वीडियो सीरीज में कवर करेंगे कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म होती है और उसमें दो एटीपी आपको मिलती है। इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, इसका काम होता है कंपोनेंट्स को होल्ड कर रखना, सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें होल्ड करना और उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वो डैमेज ना हो और दूसरी चीज उनको होल्ड करके रखना, ये काम होता है साइटोप्लाज्म का। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है यहाँ पर, और अगर ना हो तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अपनी जो भी क्वेरी है। ये आपके साइटोप्लाज्म के बारे में था। नेक्स्ट ये यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो जो चीजें हम पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि साथ के साथ थोड़े थोड़े एमसीक्यूज करते रहें, जिससे कि हमें याद रखने में चीजों को आसानी हो।
तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट में, टाइप करके कमेंट में लिखकर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेल को नाम किसने दिया या फिर सेल को डिस्कवर किसने किया। तो आपको ये 4 नाम यहाँ पे साइंटिस्टों के दे रखे हैं, आपको बताना है कि किसने सेल के बारे में बताया। नेक्स्ट आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। अगेन 4 ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है करेक्ट वन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है सेल में। ये क्वेश्चन अभी के लिए आप स्किप कर देना क्योंकि अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो जब हम आगे ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तब ये चीज कवर होगी, तब आप मुझे इसका आंसर करना, बट फॉर नाउ आप इसको स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली कवरिंग क्या होती है, सबसे बाहर कौन सी कवरिंग लेयर प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है। तो ये चारों क्वेश्चंस आप मुझे बताना, ठीक है, कि इनके आंसर्स क्या होंगे। एक्चुअली 3 के, एक तो हमने अभी स्किप कर दिया, तो इन 3 क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी और रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिक चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी जिन्हें बेसिक समझने होंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझे, तो कमेंट करके मुझे वो सजेशंस बताना। और थैंक यू सो मच।